बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। और आज ईद का दिन, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज के दिन आपने पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करनी है, पाकिस्तान की आवाम के लिए खुसूसी दुआ करनी है, क्योंकि ख़बरें पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी नहीं आ रही। जमहूरियत का जनाजा वैसे ही निकल चुका है, पाकिस्तान के अंदर कुछ शख्सियात की हुकूमत है और एक आमरीत का नया दौर पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान के बारे में क्यों दुआ करनी है, वो इसलिए कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 11 करोड़ लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। 25 करोड़ आवाम है जी पाकिस्तान की, जिसमें से 45% ऑलमोस्ट 50% जो पाकिस्तानी हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। और ये वर्ल्ड बैंक ने इसे रिपोर्ट किया। और दूसरी तरफ हो क्या रहा है, ये मैं आपको पाकिस्तान में अरकान असम्बली जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जिन्हें असम्बली के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ख़बर अब ये आ रही है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया गया है। तनख्वाहों में जी 600% इजाफ़ा रिपोर्ट हुआ है। और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की तनख्वाह 13 लाख मुकर्रर कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह इससे पहले 2,05,000 रुपये थी। तनख्वाह में इजाफ़ा 1 जनवरी 2025 से होगा, यानी आप पीछे से इसका आगाज़ करेंगे। तो सर ये है पाकिस्तान, जहाँ पर आम आदमी उसकी ज़िंदगी और उनके हालात नहीं बदल रहे। अगर किसी के हालात बदल रहे हैं तो इस पूरे ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, इसमें पाकिस्तान की इक़्तिदार में बैठे हुए शख्सियात के हालात बदल रहे हैं, इनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान सर कहीं तरक्की नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम दोस्तों को कहा कि ज़रूर आपने दुआ करनी है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब ये तनख्वाह का सिर्फ मामला नहीं है। अगर आप देखें तो सरकारी गाड़ियाँ एक एक नहीं है, 2-2 गाड़ियाँ आपको मिली हुई हैं। ये साहब की गाड़ी है, ये बच्चों की गाड़ी है, ये गाड़ी जो है वो बेगम साहिबा चलाएंगी। इसके साथ साथ इसका पेट्रोल भी पाकिस्तान की आवाम के टैक्स पे के पैसे से ये पैसा जो है इनको दिया जाता है। बिजली मुफ्त है, गैस मुफ्त है, नौकर चाकर सरकारी प्रोटोकॉल, और इसके साथ साथ खाना पीना मुफ्त है, बैरून मुल्क आपके दौरे मुफ्त हैं, और सरकारी खर्चे पर आपको ट्रैवलिंग मुफ्त है। और इसके बाद स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में गुजारा जो है करना वो मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए ये तमाम काम जो है वो किए गए। और इसलिए मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के लिए आपने बहुत सारी दुआ करनी है। व्यूअर्स, जो खबर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और एहतजाज का जो एक पूरा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि माहौल बना हुआ था। एक तो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने याद रखनी है कि डीप क्लीनिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। बहुत सारी शख्सियत ऐसी थी जो इमरान खान को गलत रिपोर्ट करती रही, तो ये मुमकिन नहीं था कि इमरान खान इवेंचुअली इन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर कोई एक्शन ना लेते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी शख्सियत ऐसी थी जिन्होंने जेल में जाकर इमरान खान को गलत रिपोर्ट्स दी, और बाकायदा तौर पर ख़ानदान के अफराद मुसलसल इमरान खान को इस हवाले से अपनी जो उनकी राय थी उसका बाकायदा जो है इजहार करते रहे और बताते रहे कि बाहर कौन क्या कर रहा है। तो इसके बाद अब जो एहतजाज कौन लीड करेगा, और फिर ये जो रॉन्ग नंबर्स ने एक रॉन्ग सिचुएशन पाकिस्तान और ख़ास तौर पे खान साहब के सामने रखी थी, इसका हल उन्होंने क्या निकाला कि अब वो एहतजाज को ख़ुद लीड करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ख़बर सर ये है कि उमर अयूब और सलमान अकरम राजा दोनों में से कोई भी इस एहतजाज की क़यादत नहीं करेगा। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले आपको याद होगा कि उमर अयूब के बारे में बताया गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन और जो लाइन ऑफ एक्शन है उसे मज़ीद फ़िल्टर कर दिया इमरान खान ने। और ख़बर यह है कि उमर अयूब और सलमान अकरम राजा इमरान खान को रिपोर्ट करेंगे कि बाहर क्या कुछ हो रहा है, और इमरान खान के पैगाम को मिनो अन जाकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम जो है वो किया जाएगा। यानी इनका काम सिर्फ कोऑर्डिनेटर का है और इमरान खान ख़ुद इस पूरी तहरीक को लीड करेंगे। अब व्यूअर्स, खबर ये भी आ रही है क्योंकि आपने उमर अयूब साहब के हवाले से कुछ खबरें सुनी होंगी कि उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस तैयार किया गया, एक तो इमरान खान से जो उनका जो नया टास्क उनको मिला, इसके तनाजुर में इन्होंने उमर अयूब के ख़िलाफ़ एक तहरीक रेफरेंस जो तैयार किया, और दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के ख़िलाफ़
जो तरीक़े एतमाद की बात की जा रही थी उसके एक रिएक्शनरी इसे कहा जाए कि स्टेप जो इन्होंने लिया। और फिर ये भी आपने याद रखना है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला है। खबर व्यूअर्स ये भी है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 2 अरकान की तैनाती के लिए जो नाम तजवीज़ किए जाएंगे इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ किया जाए, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठकर इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ करे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाएगा। तो वहाँ से इन्होंने दोबारा क्या करना है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लोगों से जो इलेक्शन कमीशन है इसकी तैनाती का अमल इसे पूरा करना है। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी का या ये कहें कि मेरिट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें किसी तरह भी जो उसकी तैनाती है मेरिट के ऊपर होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये सर पाकिस्तान के हालात है, इसलिए मैंने कहा आपको दोबारा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें। आज शेख रशीद साहब का जी एक इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें कही हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे खान साहब की इस तहरीक के हवाले से जो चलाने जा रहे हैं। शेख रशीद साहब ने जी एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के हवाले से वो ये कहते हैं कि मेरा एक आदमी से ताल्लुक़ है, वो मैंने खूब निभाया, इसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वरना 4 घंटे में भी बाहर आ सकता था। 40 दिन गार में रहा। अगर मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वो कुछ कह देता जो कुछ लिखा हुआ था तो मेरे चेहरे पर लानत बरस रही होती। और शेख रशीद का ताल्लुक़ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा बड़ा गहरा रहा और इन्होंने टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बैठकर हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की अंदर की ख़बरें पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाई। लेकिन ये पहला मौका था क्योंकि शेख रशीद ऐसे लीडर के साथ चल रहे थे, उसकी कुर्बत में बैठते, उसका नाम लेते। हर तकरीर से पहले शेख रशीद की तकरीर जो है वो हमने सुनी। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ऑब्वियसली इनको भी पैगाम भेजा कि तुम इमरान खान से अलग हो जाओ, लेकिन शेख रशीद ने कहा कि मैं अलग नहीं होऊंगा, आप लोगों ने जो कुछ करना है आप करें। तो वो इस तनाजुर में 4 दिन का जो चिल्ला था वो 40 दिन में कन्वर्ट हो गया और शेख रशीद ने इनकार कर दिया कि वो किसी सूरत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। शेख साहब ये भी कहते हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो 40 दिन की बजाय मैं 4 दिन में भी रिहा हो सकता था, लेकिन मैंने किसी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। क्योंकि खान साहब के बारे में ऐसी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फिर इसके साथ साथ आपने इंटरव्यूज़ देखे, कामरान शाहिद एंड कंपनी, बहुत सारे लोगों को उनके सामने लाकर बिठाया गया कि करो इसका इंटरव्यू और देखो फिर क्या होता है। लेकिन वो इंटरव्यूज़ और उनकी हैसियत क्या थी, सवाल पूछने वाले और जवाब देने वाले लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आज वो लोग जिन्होंने सवाल लिखे लिखाए उनको मिले, उन्होंने पूछे और दूसरी तरफ से जो जवाब थे वो आज़ाद जवाब नहीं थे बल्कि वो भी डिक्टेट किए गए। वो कहाँ हैं, वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। फिर शेख साहब ये भी कहते हैं कि मेरा एक इंटरव्यू करवाया गया, कहा जा रहा था कि मैं बहुत कुछ कहूँगा। इंटरव्यू उन्होंने अरेंज करवाया, जिनके पास मैं था वो मुझे इंटरव्यू के लिए ले आए, लेकिन बातें सारी मैंने अपने की। ये देखें पाकिस्तान पे डेमोक्रेसी के हालात ये हैं कि आपका एक वफाकी वज़ीर, साबिक़ वफाकी वज़ीर, पाकिस्तान में एक जमात का सरबराह जो पाकिस्तान में हर हुकूमत का हिस्सा रहा है ऑलमोस्ट, वो ये बताता है कि जनाब मुझे उठाकर लेकर जाने वाले कौन थे, जिन्होंने मुझे उठाया उन्होंने ही ये इंटरव्यू अरेंज करवाया। अब इसका बेनिफिशरी कौन है? पाकिस्तान के अंदर ये हालात जमहूरियत के लिए कोई अच्छे नहीं हैं और जिस तरह से जमहूरियत को उल्टा लटका दिया है और रोज़ाना आप उसको उसकी छतरोल करते हैं, अल्टीमेटली या तो इस जमहूरियत की मौत हो जाएगी जो हमें नज़र आ रहा है, या फिर ये इनकलाब में कन्वर्ट हो जाएगी और लोग फिर निकलेंगे, चाहे वक्त का आमिर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। फिर शेख साहब ये भी कहते हैं कि जिनके साथ मेरे ताल्लुकात थे उनमें से किसी ने ताल्लुक़ नहीं निभाया। इस बात ने मुझे परेशान किया, मुझे दुख भी हुआ, शिकवा भी है। मैं इदारों के ख़िलाफ़ नहीं रहा लेकिन उन्होंने मुझे चिल्ले में भेज दिया। तो ये शेख रशीद साहब की गुफ्तगू है जो इन्होंने एक इंटरव्यू में की। व्यूअर्स, मैं आपको एक ख़बर ये भी दूँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। और नवाज़ शरीफ साहब ने आखिरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, जनरल आसिम मुनीर को उनकी तारीफ़ भी की और उन्हें उनके बारे में ये भी कहा कि वो ओहदे के हकदार थे। नवाज़ शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती और फिर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद नए मनसूबे दिए। वो पंजाब आवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं और संबड़ियाल में बड़े मार्जिन से फ़तह हुकूमत पर आवाम के एतमाद का इजहार है। सर, हुकूमत पर एतमाद का इजहार नहीं है और ना ही आपकी हुकूमत पर एतमाद का इजहार है, बल्कि जिनका ये इलेक्शन था और जिस तरह से इसको सबोताश करवाया गया, जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम और इस ज़िमनी इंतखाब को आपने कंट्रोल किया, कौम भूलेगी नहीं। पहले ही बता दिया था लोगों ने कि जनाब इस इलेक्शन के अंदर भी धांधली होगी,
धांधली के बजाय धांधला हुआ। और फिर खबर एक ये भी है कि आम इंतखाबात की निस्बत ज़िमनी इंतखाबात में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद में तकरीबन 14,000 का इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ के मुताबिक इनको हल्के में नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन का इल्म तक नहीं कि ये वोटर्स कब कहाँ कैसे रजिस्टर्ड हुए। अमूमी तौर पर इलेक्शन कमीशन पब्लिक अनाउंसमेंट के ज़रिए नए वोटर्स रजिस्टर्ड करता है। अब ये वो सिचुएशन है ऑब्वियसली जिसका सिर्फ इस हल्के से ताल्लुक़ नहीं है। अब ये करेंगे क्या कि आने वाले कल में जब पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा, इन्होंने दोबारा से तैयारी करनी है और जहाँ जहाँ भी इनसे गलतियाँ हुई ये ज़िमनी इंतखाब के अंदर उनको दुरुस्त कर रहे हैं। और आइंदा इलेक्शन के अंदर भी आपको एक इसी किस्म का सेटअप नज़र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भरपूर तरीके से इन तमाम लोगों के साथ खड़ी है, क्योंकि ये उनका प्रोजेक्ट है। और आपको ये भी खबर दें कि 5th जनरेशन तैयारों की पेशकश चीन की तरफ से की गई है। J-35 ये जदीद तैयारी है। इसके अलावा जो जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम है HQ-19 ये भी इसकी पेशकश की गई है। पाकिस्तान के ऑफिशियल जो अकाउंट है वहाँ से ये ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान को कई अजीम सफारती कामयाबियाँ हासिल हुई, जिनमें चीन की जानिब से 40 एविक्स और KJ-500 स्टील तैयारी भी हैं J-35 5th जनरेशन। और इसके अलावा डिफेंस सिस्टम HQ-9 ये इसकी पेशकश की गई है। और चीन से 3.7 अरब डॉलर कर्ज की मौखर अदायगियाँ भी शामिल हैं, जबकि हवावे के ताउन से ये भी बताया जाता है कि IT और AI के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानियों को तरबियत भी दी जाएगी। अब ये तो कामयाबियाँ पाकिस्तान के हवाले से आपको मिलेंगी। चीन क्योंकि ताउन भी कर रहा है और चीन को एक बूस्ट मिला, उनकी जो फाइटर जेट्स की इंडस्ट्री है, एयरफोर्स की जो इंडस्ट्री है और जो उनके तैयारे हैं, इनकी मांग बढ़ गई है। तो ओबियसली पाकिस्तान के अंदर एक जंग, और इस जंग के अंदर ये तैयारे इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान के हवाबाजों ने बेहतरीन तरीके से इन जहाज़ों को उड़ाया और उसके नतीजे में इनकी मांग जो है वो बढ़ी है। अब ये कामयाबियाँ एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय पायलट्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि भारत बार बार ये कहता रहा कि जहाज़ तुमने नहीं गिराए, तुम झूठ बोल रहे हो। पाकिस्तान ने और इंटरनेशनल मीडिया ने इनके झूठ से पर्दा उठाया और जो क्वेश्चंस रेज किए गए वो बड़े रेलिवेंट थे। और इसके अंदर जो सबसे अहम नुकता है कि जो पायलट्स, अब इसकी इन्फॉर्मेशन आई और इन्फॉर्मेशन दी है जी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ ज़राए हैं उनके मुताबिक भारत के तैयारे जो तबाह हुए उनमें से 2 पायलट्स की मौत हो गई, जबकि 3 ज़ख्मी हैं जो ज़ेरे इलाज हैं। अच्छा, अब इसमें ना ये भी बताया जाता है कि बाज़ लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आती है। तो इसके बारे में सोर्सेज ये बताते हैं कि ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के ज़रिए ये तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई और मुतादिद इंटेलिजेंस एजेंसी से तस्दीक करके ये बताया गया है कि 3 के करीब, यानी टोटल 5 पायलट्स थे, 2 की मौत हो गई, जबकि 3 को ज़ख्मी हालत में हस्पताल जो है मुंतकिल किया गया। और भारतीय मीडिया जो है इसे मुसलसल छुपा रहा है। तो फिर ये एक इंटरनेशनली एक सिचुएशन है जहाँ पर पाकिस्तान जो है वो स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं फिर आपको एक ख़बर ये भी दे दूँ कि एलन मस्क और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके दरमियान ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है। और अब जो लफ्ज़ी गोलाबारी जिसका बाकायदा आगाज़ हो गया है, एलन मस्क दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। ट्रंप की टेस्ला के मालिक के ख़िलाफ़ फिर लफ्ज़ी गोलाबारी। अच्छा, अब ये इसका आगाज़ कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं जी एलन मस्क, और इख्तियारात के लिहाज से दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी। और इस खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर लफ्ज़ी गोलाबारी की गई। जुमे को भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के मालिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एलन मस्क अपना दिमाग खो बैठे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने इस्रार किया कि वो अपने अरबपति साबिक इत्तेहादी के साथ पैदा होने वाले शदीद इख्तिलाफ़ से आगे बढ़ना चाहते हैं। अमीर तरीन शख्स और सबसे ताकतवर सदर के दरमियान ये शदीद इख्तिलाफ़ात सियासी और इक़्तिसादी दोनों लिहाज से ख़तरनाक रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। वाइट हाउस हुकाम ने ख़बरसानी एजेंसी AFP को बताया कि ट्रंप ने एलन मस्क के साथ तयशुदा कॉल मनसूख कर दी है और वो अपनी सुर्ख रंग की टेस्ला गाड़ी जो उन्होंने मस्क से दोस्ती के अरूज पर ख़रीदी थी बेचने पर भी गौर कर रहे हैं। ताहम ट्रंप ने अमरीकी नशियाती इदारों से गुफ्तगू में कहा कि वह मस्क से हटकर अपने मेगा बिल को मंजूर कराने पर तवज्जो देना चाहते हैं, लेकिन 78 साला रिपब्लिकन सदर ट्रंप खुद को एलन मस्क पर तंज करने से रोक ना सके। ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप इस शख्स की बात कर रहे हैं जिसने दिमागी तवाज़ुन खो दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मस्क से बात करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। और इसके बाद फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने कहा कि मस्क वाकई पागल हो चुका है
और गुज़श्ता दिनों दोनों ने दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने और सदर ट्रंप को बताए बग़ैर मशीर का अहम ओहदा छोड़ दिया था, जिसके बाद एलन मस्क ने अमरीकी सदर के टैक्स में कटौती और अखराजात पर के बिल पर शदीद तनकीद की थी। एलन मस्क और ट्रंप के इख्तिलाफ़ात कब शुरू हुए, इसकी भी एक मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात मई के आखिरी हफ्ते तक अच्छे खासे थे। इख्तिलाफ़ात अखराजात में कटौती और से मुतल्लिक एलन मस्क की तजावीज़ पर अमल ना होने से पैदा हुए। ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप ने एलन मस्क को जिस हुकूमती इस्तेदाद का कार बढ़ाने से मुतल्लिक नए महकमा डोज का सरबराह बनाया था, इसे टैक्स और अखराजात बिल की मुखालफत की थी। एलन मस्क ने आवाम से मुतालबा किया था कि वह अरकान कांग्रेस पर जोर दें कि बिल मुस्तरद कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बिल को बड़ा और अच्छा कहने पर एलन मस्क ने कहा था कि तहज़ीब की तारीख में कभी नहीं हुआ कि कोई कानून बड़ा हो और अच्छा भी हो। या तो कानून बड़ा और बदनुमा होता है या मुख्तसर और अच्छा, इसलिए कानून को मुख्तसर और अच्छा होना चाहिए। तो सर ये इस वक्त एक जंग चली हुई है दो लोगों के दरमियान, जो इससे पहले एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए थकते नहीं थे, और आज आपके सामने है कि दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ आपको नज़र आएंगे और ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो दोनों तरफ से की जा रही है। बस ये हमारी आज की वीडियो थी। आज ईद का दिन है तो मैंने वीडियो मुख्तसर की है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।